ठीक है विद्यार्थियों, सी की इस कार्यशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम इस कार्यशाला में आज ओवरव्यू ऑफ सी क्या है इसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे और सी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सी क्या है ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। सी क्या है, अगर आपको मैं पूछूं कि सी से क्या तात्पर्य है तो आप लोगों की तरफ से क्या जवाब आएगा? बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर सी पर तो केट होता है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट में ये थर्ड पोजीशन पर उपलब्ध है। इंग्लिश अल्फाबेट की थर्ड पोजीशन पर सी कैरेक्टर उपलब्ध है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम। यहाँ से आपको एक नया जानकारी मिल जाएगा। सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जो भाषा है जिसको आप लोग लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज जो है, ठीक है ना, ये कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसलिए इसको नेचुरल लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत है, ये सारे के सारे नेचुरल लैंग्वेजेस जो इंसान समझते हैं। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए आपको एक भाषा में उसे कमांड देने की जरूरत पड़ेगी। एक भाषा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना भाषा के कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इवन जानवर को भी जब आप खेत में उपयोग में लेते हैं, उनको यूज करते हैं, तो उस समय भी आपका प्रयास रहता है उन्हें तरह तरह की ध्वनि से प्रभावित करते हैं। जब उनको बुलाना होता है आपके पास में तो आप ध्वनि निकाल के उसको बुलाते हैं। जब उनसे कोई काम कराना होता है तब तरह तरह की आवाज से आप उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और अपने काम को संपादित करने का पूरा प्रयास करते हैं। सेम वैसे ही दुनिया जो है ऑटोमेशन का है। ऑटोमेशन मतलब अपने आप हो, हम नहीं करें, हमारे लिए कौन काम करे? मशीन काम करे, ये हमारी उद्देश्य है। तो लैंग्वेज का जो सीधा प्रभाव है या लैंग्वेज का जो सीधा कार्य है वो है कम्युनिकेट करना। लैंग्वेज का जो सीधा अर्थ है वो है कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट करना का मतलब होता है कि अपने आइडियाज को शेयर करना। आइडियाज को कैसे शेयर करेंगे? शेयर करने के लिए दोनों की जो भाषा है वो एक जैसे होना बहुत जरूरी है। दोनों, दो जने के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, एक जने के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर एक जने खुद से खुद बात करेगा, बहुत लंबे समय तक बात करेगा, तो लोग उसको पागल कहेंगे। तो कम्युनिकेशन में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वो होता है जो रिसीव करता है और दूसरे पक्ष वो होता है जो सेंड करता है। तो सेंडर और रिसीवर दो पक्ष तो होते ही है। तो हमारे लिए, हम जो यूजर है, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, हम क्या हो गए? यूजर। तो हम कंप्यूटर को कमांड देंगे। हम चाहते हैं कि मशीन हमारे लिए काम करे, हम ये नहीं चाहते कि हम हमारे लिए काम करें। ठीक है, हम चाहते हैं मशीन हमारे लिए काम करे। और कंप्यूटर की जो भाषा है, कंप्यूटर जो समझता है, जो भाषा की बात हम करते हैं वो है बाइनरी। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हम बाइनरी या मशीन लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। मशीन लैंग्वेज का दो ही अर्थ है ना, दो ही अल्फाबेट से, दो ही कैरेक्टर से वो रिप्रेजेंट होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 का इस्तेमाल करके, ये दो कैरेक्टर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को निर्देश देना बहुत दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं है। इसमें अगर त्रुटि हो जाए तो उसको ढूंढना, उसको रेक्टिफाई करना और करेक्ट करके फिर से आउटपुट प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो फिर हमने क्या, एक नया तरीका इजाद किया, एक नए तरीका इन्वेंट किया कि जो हमारी सोच है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, उसके बीच में जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जो दे रहे हैं, तो दो पक्ष के बीच में तीसरे पक्ष को हमने डाल दिया। उस तीसरे पक्ष को हम कहते हैं ट्रांसलेटर। जैसे आप सोचिएगा, कोई व्यक्ति ब्रिटिश कंट्री का रहने वाला है और कोई व्यक्ति इंडियन है। तो एक इंडियन और एक ब्रिटिश, मतलब एक इंग्लिश और एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे?
क्योंकि जो हिंदी बोलता है वो केवल हिंदी समझता है और जो इंग्लिश बोलता है वो केवल इंग्लिश समझता है। दोनों की लैंग्वेज में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन तीसरे पक्ष के आने से, जिसको आप लोग कंपाइलर कहते हो, जिसको आप ट्रांसलेटर कहते हो, कंपाइलर या ट्रांसलेटर कहते हो, इसके आ जाने से यह कार्य बहुत आसानी से संपादित हो जाएगा। अर्थात एक ऐसा टूल या एक ऐसे व्यक्ति जिसे इंग्लिश का भी ज्ञान हो और जिसे हिंदी का भी ज्ञान हो, वो व्यक्ति बीच में आ गया। अब ये इंग्लिश में कहने वाला कह रहा है और ये हिंदी वाले को हिंदी में लैंग्वेज परिवर्तित करके बता रहा है, और हिंदी वाला जब बोल रहा है, जब इंडियन बोल रहा है, तब ये क्या करता है, इंडियन भाषा को हिंदी में समझता है और समझकर फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को बता देता है। अर्थात दो पक्ष के बीच में जब तीसरे पक्ष आ जाता है, जिसको हम कंपाइलर के रूप में जानते हैं, जिसको हम ट्रांसलेटर के रूप में जानते हैं, तो ये कार्य हो जाता है। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी भाषा है और हमारी भाषा जो नेचुरल लैंग्वेजेस है, तो दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई, क्योंकि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को नहीं जानता है, ना समझना चाहता। तो अगर नेचुरल भाषा में कंप्यूटर को आप कहेंगे कि कंप्यूटर प्रिंट कर दे, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सीधा सा अर्थ है, ऑटोमेशन के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि कमरे के अंदर एंट्री करें तो गेट में एक चौकीदार हम नहीं खड़ा करें, गेट पे एक छोटा सा डिवाइस हो, फिंगरप्रिंट के साथ रजिस्टर्ड हो, और हम क्या करें कि फिंगरप्रिंट लगाएं और दरवाजा खुल जाए। अर्थात हमने एक एजेंट वहां इंस्टॉल कर दिया और वो एजेंट वेरीफाई करेगा कि मुझे वो जानता है या नहीं जानता है। अगर वो मुझे जानता है तब तो अंदर आने देगा। जैसे किसी कॉलेज में अगर चौकीदार है और आपके पास में आई कार्ड नहीं है, आप यूनिफॉर्म नहीं है, वो चौकीदार आपको पहचानता नहीं है, तो सीधा आपसे कॉलेज से बाहर कर देगा। बैंकों में भी जाओगे तो यही होगा, समझ रहे ना। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि एक एजेंट इंस्टॉल कर देना। तो नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक डिवाइसेस है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है ना। तो हम जो भी चीजें कहेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे, वो सब चीजें एक फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, उसको हम सोर्स फाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? सोर्स फाइल कहेंगे। तो सोर्स फाइल क्या करेगा? कंपाइलर उस सोर्स फाइल को पढ़ेगा। अगर उसको लगेगा सोर्स फाइल में कोई गलतियां हैं, कोई मिस्टेक है, तो फिर उसे करेक्शन करने के लिए आपको कहेगा। और जब आप पूरा करेक्शन कर लेते हो, फाइल बिल्कुल ओके है, कंपाइलर आपकी भाषा को समझ गया, तो फिर वो क्या करेगा, जो टारगेट लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अर्थात हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेंगे जिसका नाम है सी। बहुत सारे लोग उसको आंसी सी के रूप में भी जानते हैं, ANSI, आंसी सी। इसे ISO भी प्राप्त है, इसलिए बहुत सारी जगह पर इसको ISOC के रूप में भी जानते हैं। सी ही क्यों पड़ा? इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, इसका नाम सी क्यों पड़ा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके इतिहास में जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका नाम सी क्यों है, इसका नामकरण करते समय सी क्यों रखा गया, आपको भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले मतलब लगभग 1961 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में धूम मचा रही थी, उसका नाम था एल्गोर। जो एल्गोरिदम बेस्ड था, सारा कार्य एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो चरणबद्ध तरीका, क्रमबद्ध तरीका, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम भाषा था। तो इसके बाद इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नए फीचर जोड़ने की प्रयास किया गया और जोड़कर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया BCPL। एक नई कंसेप्ट आया BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL। तो फिर कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिले और फिर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया B। अब देखना कि शुरुआत में इसका नाम किससे प्रारंभ होता है? A से। बाद में किससे प्रारंभ होता है? B से। लेकिन फिर BCPL से B मतलब CPL हटा देंगे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या कर देते? B कर देते। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कमी रहेगी। तो 3 बड़े एक्सपर्ट थे, ब्रायन कार्निगन, डेनिस रिची और थॉमसन। ये तीनों ने मिलके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। मतलब B के बाद में कौन सा लेटर आता है?
अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो ए के बाद बी के बाद में सी ही आता है। तो इसलिए जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में ए एंड टी, ये बेल्स लेबोरेटरी है अमेरिका में, बेल्स लैब है और बहुत प्रमुख लैब है। इस लैब में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अभी भी ये लैब है, ये तरह तरह का कार्य में अपने आप को नियोजित करते हैं। बेल्स लेबोरेटरी जो है बहुत फेमस लैब है, समझ आ रहा है आपको? तो वैसे ही कंसेप्ट है ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस बेल्स लेबोरेटरी में 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया। तो सोचिएगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कंप्यूटर भाषा 1972 में डेवलप हुआ था, आज भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। और भारत नहीं, भारत के बाहर तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कंप्यूटर कम्युनिटी में, ये मान्यता है, ये मेरी मान्यता नहीं है, ये कंप्यूटर कम्युनिटी की मान्यता है कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जननी है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करने की जो क्षमता है, आप ऐसी कोई प्रोग्राम, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओ जिसको पढ़ने के बाद में दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से किया जा सकता है, समझा जा सकता है, तो वो है सी। तो सी की उपयोगिता को आप यहां से समझ सकते हैं। अगर इस बात से भी नहीं समझ पा रहे तो इस बात से आप समझिएगा 72 में डेवलप हुआ जो लैंग्वेज है आज भी कितना प्रासंगिक है। आज 2022 में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अध्ययन कर रहे हैं, और आज नहीं, जब तक कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर कम्युनिटी रहेगा, तब तक मेरा ऐसा मान्यता है कि सी को सब लोग जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी। तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सी क्या है इसको मैंने संक्षिप्त में समझाने का पूरा प्रयास किया, सी का इतिहास बताया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।